हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है क्योंकि सभी को पता है एग्जाम आ चुके हैं। M1 मॉड्यूल के हम लेकर आए आपके लिए एग्जाम सीरीज। एग्जाम सीरीज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इसके साथ जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के इसके क्वेश्चंस निकलेंगे वो भी हम इस सब एग्जाम सीरीज के अंदर करेंगे। इसके अंदर मैं आप सभी से कोई ना कोई क्वेश्चन पुट करूंगी, सभी स्टूडेंट इसके अंदर जरूर लास्ट में कमेंट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारी एग्जाम सीरीज के अंदर। पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिएगा और जो भी क्वेश्चन हम समझा रहे हैं इसके साथ जो इसके मल्टीपल क्वेश्चंस निकलेंगे हम इस क्वेश्चन के साथ साथ वो करते रहेंगे सभी क्वेश्चंस में। इन विच जनरेशन टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क, ये क्या चीज है हमारी जनरेशन? तो उसने बोला है कि कौन सी जनरेशन में। पहला पॉइंट ये टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, ये तीन क्या है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काम करते हैं, टाइप हैं। वर यूज्ड, कहने का मतलब क्या है, कौन सी जनरेशन में टाइम शेयरिंग ओएस यूज होता है, रियल टाइम ओएस यूज होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड और ओएस यूज होता है। तो ऐसा कौन सी जनरेशन है जिसमें तीन टाइप के हमारे क्या है ओएस यूज होते हैं? सभी को पता है ये ओएस के हमारे क्या है टाइम शेयरिंग कौन सा ओएस होता है जहां पर टाइम उसको डिवाइड दिया गया हो कि आपने इतने टाइम में वो काम करना है। सबसे पहले इसमें ओएस भी पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर विंडो डालते, मार्केट में जाते हो, विंडो इंस्टॉल कराते हो, विंडो डलवाते हो, तो विंडो क्या है हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके बीच में काम करता है? ये यूजर और हार्डवेयर के बीच में काम करता है। यूजर कौन है? हम है, और हार्डवेयर हमारा क्या है, पार्ट है, हमारा कंपोनेंट्स है। उसके बीच में जो इंटरफेस होता है वो हमारा क्या होता है, ओएस। अब ओएस के बाद ये जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है इसके अंदर टाइम शेयरिंग, जो कि ओएस का क्या है, टाइप है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीनों के तीनों कौन सी जनरेशन में आते हैं? ज्यादातर वो आपके आते हैं हमारी फोर्थ जनरेशन में। डिस्ट्रीब्यूट उसको दिया गया है टाइम के लिए, रियल टाइम डेडलाइन है उसकी, इतने टाइम में उसने काम करना ही करना है। रियल टाइम मीन्स जैसे कि एटीएम का एग्जांपल लेती हूं, आपने एटीएम कार्ड डाला, पैसे निकलवाने हैं, इतने टाइम के अंदर आपने क्या करा, अमाउंट डाला, पिन डाला, इतने में आपका प्रोसेस होकर पेमेंट बाहर आ गई। तो वो क्या है, उसका टाइम लिमिट है, इतने टाइम में उसने पैसे निकाल कर देने ही है, तो वो क्या है हमारा रियल टाइम। तो वो हमारे सभी के सभी यूज होते हैं हमारी फोर्थ जनरेशन। जनरेशन की बात करें इसके अंदर तो हमारी टोटल कितनी जनरेशन होती है? टोटल कितनी जनरेशन होती है? हमारी जनरेशन होती है 5। कितनी जनरेशन? 5। जो फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 जनरेशन है। फर्स्ट जो जनरेशन होता है उसमें यूज करते हैं हम कौन सी टेक्नोलॉजी? वैक्यूम ट्यूब। और ये पेपर में आता है बहुत बार कि पहली जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। सेकंड जनरेशन हमारा यूज करता है ट्रांजिस्टर, एंड थर्ड जनरेशन हमारा यूज करता है आईसी, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड फोर्थ यूज करता है माइक्रो प्रोसेसर। एक जनरेशन का क्वेश्चन इसके अंदर से जरूर आएगा। एंड फिफ्थ होता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या ऑटोमेटिक भी बोल सकते हो। अब बात करते हैं जनरेशन के ही इसके अंदर, एक आती है टेक्नोलॉजीज, एक आता है ईयर, एक आता है इसके बाद हमारा लैंग्वेज। हमारी फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लेवल की लैंग्वेज यूज होती है? फर्स्ट जनरेशन में हमारी यूज होती है मशीन लेवल लैंग्वेज, बाकी सब में यूज होगी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन बन सकता है आईबीएम पीसी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, पर्सनल कंप्यूटर, किसका एग्जांपल है? IBM 30, IBM ओनली। आगे नेक्स्ट
कोबोल, बेसिक कौन सी जनरेशन में यूज होते हैं, सी कौन सी जनरेशन में, सी प्लस प्लस कौन सी जनरेशन में, जावा कौन सी जनरेशन में यूज होती है, पाइथन कौन सी जनरेशन में यूज होती है। तो ये क्वेश्चन इसके अंदर से हमारे बन सकते हैं, किसके अंदर से, जनरेशन के टॉपिक के अंदर से, जो कि आपके इसके अंदर से क्वेश्चन जो आएगा ही आएगा। पहला लैंग्वेज, टेक्नोलॉजीज, एग्जाम्पल प्लस में ईयर। एक क्वेश्चन 101% एग्जाम में श्योरिटी है। जनरेशन का नाम आया तो मैंने इसे यहाँ पर जनरेशन भी आपको बता दी है। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुकी हूँ और जनरेशन भी मैं यहाँ पर आपको क्या कर चुकी हूँ, क्लियर कर चुकी हूँ। इसका जो हमारा आंसर मैंने भी बताया आपको, 4th जनरेशन में हमारे इस टाइप के ओएस क्या है, यूज होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। द ALU रिस्पॉन्स टू कमांड कमिंग फ्रॉम। ALU जो रिस्पॉन्स करता है हमारे को, जो काम करके देता है, उसकी कमांड कहां से आती है, जो रिस्पॉन्स आता है वो कहां से आता है। जो ALU रिस्पॉन्स करता है कमांड का, वो कहां से करता है, वो कमांड कहां से आती है। सबसे पहले समझो इसमें ALU क्या है, ALU किसका पार्ट है, ALU किसका पार्ट नहीं है, ALU क्या काम करता है, ये देखेंगे। सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है, सबसे पहले हमारा CPU। CPU का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल, आप जो भी बोल सकते हो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, इसको एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, CPU का अदर नेम इज माइक्रो प्रोसेसर। क्या करता है CPU, प्रोसेस करने का काम करता है। जितना भी सारा काम होगा उसको क्या करना, प्रोसेस। जैसे कि हमने कंप्यूटर के अंदर अपना कोई भी डाटा लिखा एंड टाइप किया, इनपुट दिया, वो क्या करेगा, प्रोसेस भी तो करेगा। प्रोसेस करने का काम किसका होगा, हमारा कंप्यूटर का होगा। किसका, नॉट कंप्यूटर, इसका काम होगा CPU का। CPU का काम होने के बाद फिर हमारे को वो क्या देता है, आउटपुट एज ए रिजल्ट, एज ए इंफॉर्मेशन। अब ये देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा बनता है। उसके बाद आता है जो CPU के अंदर चिप होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है, किससे मिलकर बनी होती है, तो वो हमारी बनी होती है सिलिकॉन से। ये पेपर में आया था क्वेश्चन कि जो CPU के अंदर की चिप होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, वो बनी होती है सिलिकॉन से। ये 4 क्वेश्चन इसके अंदर से आपके बन सकते हैं। एक और भी ऐड कर देती हूँ इसके अंदर, उसका एग्जाम्पल। CPU के जो प्रोसेसर है हमारे, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, प्रोसेसर के एग्जाम्पल i3 हो गया। जब मार्केट में आप जाते हो, लैपटॉप खरीदते हो, तो आपको पूछता है वो पर्सन कि आपको कौन सा प्रोसेसर चाहिए और कौन सी जनरेशन का चाहिए। कहने को तो आपके सिलेबस में 5th जनरेशन जो कि चल रही है, लेकिन मार्केट में आपको 8th जनरेशन के भी कंप्यूटर अवेलेबल होंगे। प्रोसेसर भी लेटेस्ट है, i3 मिलेगा, i5 मिलेगा, ड्यूल कोर मिलेगा, कोर टू ड्यू मिलेगा। जो आप प्रोसेसर लेना चाहें उसके अकॉर्डिंग उसकी रेंज हाई होती जाएगी। जितना अच्छा प्रोसेसर, जितना एडवांस लेवल का लेटेस्ट लोगे, उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ती रहेगी। तो वो जनरेशन प्लस में प्रोसेसर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हो, लैपटॉप या कंप्यूटर्स, जो भी लेना चाहते हो। तो ये रहेंगे हमारे 5 क्वेश्चन जो CPU के अंदर से हमारे बन सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर CPU के टाइप कितने होते हैं। जो CPU के टाइप होते हैं हमारे 3 टाइप होते हैं। एक आएगा ALU, एक आएगा CU, एक आएगा MU। ALU क्या काम करता है, CPU मैं क्लियर कर चुकी हूं पूरा डिटेल में। ALU क्या काम करता है, क्या फुल फॉर्म होती है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिकल यूनिट।
CU मतलब कंट्रोल यूनिट, MU मतलब मेमोरी यूनिट। अब ये क्वेश्चन इसी के अंदर से निकल कर आया हुआ है। देखो, ALU रिस्पॉन्स टू कमांड कमिंग फ्रॉम, जो ALU रिस्पॉन्स करता है वो कौन सी कमांड के अंदर रिस्पॉन्स करने का काम करता है। जब वो रिस्पॉन्स करेगा तो उसका डाटा जो होगा कंट्रोल होगा, कंट्रोल करने का ही काम करेगा। सबसे पहले इसमें आ गया हमारा ALU, कंट्रोल तो करेगा ही करेगा। आगे देखो, उसके बाद मेमोरी भी अलग पार्ट में आएगी, लेकिन वो CPU का पार्ट अलग हो गया। लेकिन ALU के आगे भी दो पार्ट आते हैं हमारे। कौन कौन से पार्ट आते हैं ALU के? एक आएगा AU, एक आएगा LU। AU क्या करता है? जो ALU होता है वो क्या करता है? सबसे पहले ALU क्या करता है? दो टाइप की कैलकुलेशन करता है, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। जो C होता है हमारा क्या करता है? सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। मेमोरी जो हमारी स्टोरेज होती है। जो ALU है, एक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई तो कर दी उसने, साथ में लॉजिक भी करेगा। लॉजिक मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, मैच, बिटवीन, इनका काम करेगा। ये जो दोनों चीजें हैं वो ALU के अंडर आएंगी। जब ये दोनों अलग हो जाएंगे AU, तब ये AU ये काम करेगा, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कैलकुलेशन, और लॉजिक वाला क्या करेगा? ओनली लॉजिक कैलकुलेशन ही करेगा। तो ये थे हमारे ALU के दो टाइप एंड CPU के तीन टाइप, कंट्रोल करना, मेमोरी को स्टोर करना, ये और ALU। अब इसके अंदर क्वेश्चन मैंने अभी बताया, ALU जो रिस्पॉन्स करता है उसकी जो कमांड क्या निकल के आती है, क्योंकि वो कंट्रोल करने का ही काम करता है। कैसे? जो पहले तो देखो क्वेश्चन देखा करो, क्वेश्चन के बाद उनके आंसर पढ़ा करो, जो आंसर होते हैं उनको देखा करो। प्राइमरी मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है इसका, क्योंकि मेमोरी का टॉपिक हमारा अलग है। कैशे मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है, एंड एक्सटर्नल मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है। एक्सटर्नल मेमोरी किसको बोलते हैं हम? सेकेंडरी मेमोरी को। नाम चेंज कर दिया है इसका यहाँ पर उसने, इंटरनल प्राइमरी एंड एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी। आगे आएगा टॉपिक तब बताऊंगी। मेन क्या रहेगा इसका? कंट्रोल। ALU का काम ही क्या है? कंट्रोल करना। किसको? जितना भी डाटा हमने प्रोसेस किया है उसके डाटा को प्रोसेस करने के लिए कंट्रोल करना। तो आपका करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर B आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम डाटा? कौन सा ऐसा एक स्टोरेज डिवाइस है जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डाटा को स्टोर करता है? ऐसा कौन सा स्टोरेज है? सबसे पहले आप स्टोरेज समझिए। स्टोरेज क्या होता है? जिसमें हमारा डाटा क्या होता है? स्टोर। कहां होता है? मेमोरी के अंदर। जो हमारी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, कौन सी मेमोरी होती है? क्या होता है? ये देखिए, मेमोरी जैसे ह्यूमन की मेमोरी होती है ऐसे ही कंप्यूटर की मेमोरी होती है। इंसान अपनी बातें 10 दिन तक याद रखता है, महीने तक याद रखता है, भूल जाता है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर में आप 10 साल का भी डाटा क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। 10 साल के डाटा को जो स्टोर किया आप उसको देख सकते हो। जब चाहे मन करे आप डाटा स्टोर करके कभी भी उसको देख सकते हो। तो वो होती है हमारे कंप्यूटर की मेमोरी। एग्जाम्पल बताती हूँ जो स्टोरेज होता है। जैसे आप पीसी चलाते हैं, पीसी में जब आप ओपन करते हैं विंडो प्लस ई प्रेस करोगे, ठीक है, आपके डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, वहां पर आपको स्क्रीन विजिबल हो जाएगी, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद वहां पर आपका लिखा आता है लोकल ड्राइव C, वहां पर आपका स्टोरेज लिखा होता है कि उस पीसी में स्टोरेज कितना है? 250 GB। कितना आपका भर गया है लिखा आता है साथ के साथ 150 GB। बाकी कितना पेंडिंग है? 100 GB। क्या ये है हमारा कंप्यूटर का स्टोरेज? हमारे जो डेटा का स्टोर करना इतना है,
बाकी आप जितना और स्टोर करोगे लास्ट में वो ब्लू कलर की लाइन क्या हो जाती है, कंप्लीट होती रहती है, इतनी भरगी आगे आगे तक जाएगी। वो डाटा को क्या करता है, स्टोर। जब आप मार्केट में फोन लेने जाते हो पूछते हो ना कितना स्टोरेज है, कितने जीबी रैम है, कितना क्या है, सारा कुछ वो क्या है, एक स्टोरेज है। आपको ज्यादा चाहिए आप 128 जीबी वाला भी स्टोरेज लेते हो ताकि आपका डाटा ज्यादा से ज्यादा 1 टीबी जितना आप ले सकते हो उतना ले सकते हो, जितना आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये क्या होता है हमारा स्टोरेज। ये मैंने आपको पीसी का बता दिया है। अब बात करते हैं इसका मेमोरी के टाइप की। जो स्टोरेज क्लियर कर दिया है। मेमोरी के हमारे टाइप होते हैं 3, प्राइमरी मेमोरी, एंड सेकेंडरी मेमोरी एंड कैश। देखो कैश इसके अंदर आती है, अगर बात करोगे ना कैश इसी के अंदर आ जाएगी। मैं इसको टाइप ऐसे ही कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कैश को आप ना प्राइमरी के अंदर ही लिख सकते हो पार्ट, इसलिए मैंने उसको अलग डिफाइन नहीं किया। प्राइमरी मेमोरी जो क्या करती है, इंटरनल डाटा को हमारे क्या करती है, स्टोर करती है। जब मैंने बताया है कंप्यूटर के अंदर का जो स्टोरेज होता है लोकल ड्राइव में, तो हमारा डाटा क्या है, इंटरनल डाटा है। नेक्स्ट हमारा आएगा सेकेंडरी स्टोरेज, जो एक्सटर्नल डाटा होता है, बाहर का डाटा, जैसे कि आप हार्ड डिस्क में कर सकते हो एंड फ्लॉपी डिस्क में भी कर सकते हो। पेन ड्राइव्स हो गई, उसमें आप डाटा जो स्टोर करते हो वो हमारा कौन सा होता है, एक्सटर्नल डाटा। आप पेन ड्राइव लेकर आए, पेन ड्राइव के अंदर आपका डाटा है 8 जीबी का स्टोरेज है, 16 जीबी का स्टोरेज है, क्या है वो स्टोरेज, वो एक्सटर्नल डाटा है। हार्ड डिस्क क्या आपके पास, हार्ड डिस्क में आप डाटा जितना मर्जी स्टोर कर सकते हो, लिमिट होती है हर किसी के स्टोरेज की। तो ये था प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर बात करें कैश मेमोरी की, जिसको काउंट किया जाता है एज ए प्राइमरी मेमोरी के अंडर ही, जो कि सबसे फास्ट होती है एंड एक्सपेंसिव होती है। क्या होती है, एक्सपेंसिव। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए मेमोरी तीनों में से कौन सी फास्ट होती है और एक्सपेंसिव होती है, तो वो होती है हमारी कैश मेमोरी। ये आता है बहुत बार पेपर में क्वेश्चन निकल के। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सबसे फास्ट हो और जो एक्सपेंसिव हो। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में मैंने अभी बता दिया इंटरनल एक्सटर्नल, एग्जाम्पल बता दिया इसका। प्राइमरी मेमोरी डायरेक्ट एक्सेस काम करती है सीपीयू के साथ, सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्ट सीपीयू के साथ काम नहीं करती, डायरेक्ट सीपीयू के साथ एक्सेस नहीं करती। ये होती है हमारी मेन मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको, मेन मेमोरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा क्वेश्चन निकल के, क्वेश्चन देखिए ध्यान से इसके बाद। ये मैंने अभी आपको सारा मेमोरी का टॉपिक बता दिया है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम डाटा। मैक्सिमम डाटा कौन से स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर का तो स्टोरेज मैंने बता दिया 250 जीबी लिमिट हो गया, भर गया। अगर इसके बाद का भी आपको डाटा ज्यादा स्टोर करना है तो वो सबसे ज्यादा हमारा स्टोर होता है डाटा हार्ड डिस्क के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा इसका हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा। क्योंकि फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और रजिस्टर्स ये तो हमारे क्या है, स्टोरेज तो है, लेकिन कंपैरिजन टू अदर्स के अकॉर्डिंग हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग इसके अंदर डाटा कम स्टोर होता है। हार्ड डिस्क में इनके कंपैरिजन में डाटा हमारा क्या होता है, ज्यादा स्टोर होता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर कहा जाएगा हार्ड डिस्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क क्या है पता है सभी को, जब कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। चैप्टर नंबर 6 में आपका आता है इंटरनेट नेटवर्क सिक्योरिटी सारा। इंटरनेट क्या है, जब मल्टीपल्स कंप्यूटर्स पूरा वर्ल्ड वाइड वेब में जब कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क एक दूसरे के साथ, तो वो क्या होता है, इंटरनेट ही तो होता है। नेटवर्क जो हमारे को इंटरनेट देते हैं, मैनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर।
जब बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जो इंटरनेट है, क्वेश्चन बनता है, क्या होता है, पहले डेफिनेशन, सेकंड कब स्टार्ट हुआ, 1969, थर्ड क्वेश्चन आएगा इसका, इसमें बनता है फादर ऑफ इंटरनेट, वेन सर, बहुत बार पेपर में आया है। कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, हमारे नेटवर्क्स होते हैं 3 टाइप के। पहला आता है हमारा लैन, मैन एंड वैन। देखिए जो क्वेश्चन बन रहे हैं, टॉपिक आ रहा है, उसके अंदर से ही मैं आपको क्वेश्चंस निकाल के बता रही हूं। ऐसे ही जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के अंदर से जितने मल्टीपल्स इसके क्वेश्चंस निकल सकते होंगे वो सारे के सारे मैं इसके अंदर क्लियर करूंगी आपको। लैन, मैन एंड वैन। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी एब्रीविएशन आती है पेपर में। मैन की मेट्रोपॉलिटन, वैन की वाइड। ये क्या है, हमारा लिमिट होता है, कितने लिमिट में, स्मॉल एरिया में, कितने एरिया में चलेगा, ये स्मॉल एरिया में वर्क करेगा, ये मीडियम, ये लार्ज। पूरा वर्ल्ड वाइड वेब जो चलता है वो हमारा कौन सा होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन सिटी, टाउन्स, उन जगह पे यूज किया जाता है। लैंड जो स्कूल, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, जो लिमिट होती है कितनी दूरी तक ही चलेगा, 100 मीटर तक चलेगा, कहां तक चलेगा, तो उसकी लिमिट होती है, तो वो चलेगा हमारा कौन सा, लैंड। इनकी स्पीड जाती है 10 to 100 MBPS, मेगाबाइट पर सेकेंड। इनकी भी जा सकती है, लेकिन वाइड वाले की डिपेंड करती है जियोग्राफिकल एरिया, इसी को सीमा नहीं होती, डिपेंड करता है कितने एरिया में क्या है, कितनी रेंज आ रही है, कितने हमारे टावर्स लगे हैं, डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो ये हमारे 3 टाइप के हमारे क्या हैं, नेटवर्क्स है, जो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, इसकी एब्रीविएशन। और इसके अलावा बेस्ड ऑन नेटवर्क भी आ सकता है, कितने टाइप पर हमारे बेस्ड होते हैं, सेम आप बता सकते हो। बेस्ड होते हैं हमारे सबसे पहले बेस्ड ऑन मैनेजमेंट मेथड, बेस्ड ऑन टोपोलॉजी, एंड बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया, जो आपका ट्रांसमिशन रहने वाला है, लाइक गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया, जो कि वायर और वायरलेस होते हैं हमारे। गाइडेड कौन से होते हैं, जो वायर्ड होते हैं, जैसे कि ट्विस्ट पेयर केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स हो गया, जिसमें हमारी वायर कनेक्ट होते हैं, केबल टीवी के लिए यूज करते हो आप, तो वो जो वायर्स वाले होती है वो गाइडेड होते हैं। जो अनगाइडेड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वायरलेस, जैसे सैटेलाइट्स, माइक्रोवेव, रेडियो, ये हमारे क्या होते हैं, अनगाइडेड। अगर पेपर में आ जाए तो बेस्ड ऑन मैनेजमेंट, टोपोलॉजी एंड ट्रांसमिशन मीडिया, ये 3 टाइप पर हमारे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर देख लेते हैं। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क की जो सिक्योरिटी होती है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले मेन क्या होता है, नेटवर्क को जो हमारे को सिक्योर करना होता है उसकी सिक्योरिटी मिलती है। सबसे पहले हम कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हैं, बिल्कुल, अगर सिक्योरिटी है हमारे पास तो। इंटीग्रिटी होती है, बिल्कुल अवेलेबल भी होता है, तो आंसर आपका जाता है ऑल ऑफ दिस। जब तक आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं है तब तक आप काम अच्छे से नहीं कर सकते। नेटवर्क का सिक्योर होना बहुत जरूरी है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, कि इसमें से कौन सा क्या नहीं है, नेटवर्क सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। देखो कॉन्फिडेंटली था हमारा ऑब्जेक्टिव, यस बिल्कुल था, इंटीग्रेटेड था, अवेलेबल था। अब इसमें आ गया हमारे पास हैकिंग। हैकिंग क्या है हमारी, हैकिंग जो हमारे साइबर अटैक्स होते हैं, हमारे मोबाइल्स पे, हमारे सॉफ्टवेयर पे, हमारे फेसबुक पे, हमारे इंस्टा पे, सब किसी पे क्या कर सकते हैं, हैकिंग कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं आपका अकाउंट।
तो वो क्या है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी का मेन ऑब्जेक्ट नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव हमारे 3 थे, हम लास्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। हमारे हैकिंग हमारा नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। आपका करेक्ट आंसर होगा डी, मतलब हैकिंग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अटेम्प्ट टू स्टील डैमेज नेटवर्क। आपका जब नेटवर्क डैमेज हो जाता है, आपका जब नेटवर्क डैमेज हो जाता है, कैसे डैमेज होता है, कौन करता है, किसका ऐसा कौन सा अटेम्प्ट है जिससे हमारा नेटवर्क क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। सबसे पहला क्या है इसमें, साइबर अटैक। साइबर अटैक बहुत ही खतरनाक चीज है, जिससे हमारे पैसे निकल जाते हैं बैंक से। हमारी जो, आपको पता होना चाहिए, अपने मोबाइल्स में सिक्योरिटी लगाओ, 2 फैक्टर लगाओ, और उसके अंदर अपने मेल आईडी का पासवर्ड आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहो। पासवर्ड इतना सिक्योर करो कि आपको इतना स्ट्रोंग रखो कि किसी को पहचान में भी ना आए। आप नाम के साथ @123 मत लगाओ कि इजिली उसको पता चल जाए। वो सारी चीजें क्या है, हमारी साइबर अटैक की है। ऐसे ही हमारे नेटवर्क्स पर भी अटैक होता है, हमारी ईमेल पर भी अटैक्स होते हैं। देखो कौन कौन से हमारे साइबर अटैक होते हैं। जो साइबर अटैक होते हैं, आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हैकिंग हो सकती है। पहली चीज, ईमेल पर भी आपकी क्या हो सकता है, अटैक हो सकता है आपके। और उसके अलावा आपकी जो फॉरवर्डिंग कॉल्स होती है, जो आप लगा कर रख सकते हो, उसको लगाते हो, उसको नॉन करो, नॉन फॉरवर्डिंग करो, नॉट फॉरवर्डिंग करो, उसके ऊपर भी हमारे क्या होते हैं, अटैक होते हैं। इसके अलावा जो मैसेज आते हैं, टेक्स्ट मैसेज, तो वो भी आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है, सभी को पता है। डे बाय डे इतने फ्रॉड्स चल रहे हैं, इतने साइबर अटैक हो रहे हैं, सभी को अपडेट्स में रहना चाहिए। सबसे पहले ईमेल आपको देखनी चाहिए कि ओरिजिनल है या नहीं है, उसमें स्पेलिंग ग्रामर कोई मिस्टेक तो नहीं है। मेल में नीचे सबसे पहले यहाँ पर सिग्नेचर में ऑटोमेटिक आपका थैंक यू लिखा था, वो है या नहीं है। आपने मेल जिसने भेजी है वो ऐसा तो नहीं लग रहा कोई लिंक भेजा है, फ्रॉड है, तो उसको भी चेक करना चाहिए। जो ईमेल से रिलेटेड जो भी हमारी हैकिंग होती है ना बेटा, वो हमारी क्या होती है, फिशिंग अटैक। इनको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस पे आपके जो मैसेज आते हैं, आपका अकाउंट हैक हो जाता है, उससे अलर्ट रहना चाहिए। अपने पासवर्ड को क्या करते रहना चाहिए, चेंज। ईमेल के भी आपको पासवर्ड को क्या करना चाहिए, चेंज। और पासवर्ड इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वही पहचान में ना आए। बच्चे पर क्या करते हैं, अपना नेम लिखा, जैसे मेरी आईडी है प्रिया पुनियानी @gmail.com, तो मैं क्या करते हैं बच्चे, प्रिया @123। तो ये बच्चे ये पासवर्ड नहीं होता आपका, ये क्या है, पासवर्ड। वो तो आराम से पहचान सकता है। तो आपका पासवर्ड होना चाहिए जिसमें आपके सिंबल्स भी हो, लेटर भी हो, वर्ड्स भी हो, स्पेशल करेक्टर्स भी हो। इन सबसे मिलकर एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओ, जिसमें आपके वर्ड्स कैपिटल में हो, छोटे भी हो, @ भी आए, सिंबल्स भी आए, तब एक पासवर्ड एक आपका क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है। उसके बाद ईमेल के बाद आ गया सोशल मीडिया एंड फॉरवर्डिंग। जो कॉल्स होती हैं आपकी, जैसे आप फोन चलाते हो, आपकी कॉल क्या हो जाती है, फॉरवर्ड हो जाती है, किसी और के पास चली जाती है कि वो पर्सन सुन ले, तो आपने नॉट, अपनी सेटिंग्स में जाके उसको नॉट फॉरवर्डिंग करना है, ताकि दूसरे पर्सन के पास वो फॉरवर्डिंग ना हो। क्योंकि फॉरवर्डिंग कॉल्स वाला जो आजकल फ्रॉड चल रहा है बहुत ज्यादा लेटेस्ट में चल रहा है, ठीक है। तो इन सभी को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। किसी भी तरीके का आपकी मोबाइल्स में, आपके कंप्यूटर्स में किसी भी तरीके का कोई भी साइबर अटैक ना हो। और 2 फैक्टर तो जरूर सभी ने करना ही करना है, जरूर आपने पिन अपना डालना है और इसको आपने सिक्योर करना है। तो ये था हमारा साइबर सिक्योरिटी का थोड़ा सा मैंने आपको बताया है जिससे हमारे साइबर अटैक होते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो साइबर अटैक आया तो मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिया, इसके आज क्वेश्चंस बता दिए कैसे कैसे अटैक होते हैं। अब यही आ रहा है, कहते हैं जो हमारे डैमेज को, नेटवर्क को डैमेज करता है, किसके, हमारे मोबाइल के नेटवर्क को, हमारे पीसी के नेटवर्क को जो डैमेज करता है, कौन करता है, वो साइबर ही तो करता है। जो साइबर अटैक होते हैं वही तो करते हैं ना। मैंने बताया नेटवर्क्स पे भी फॉरवर्डिंग कॉल्स क्या है, ये
सारे के सारे क्या है, साइबर अटैक ही तो है। कंप्यूटर की सिक्योरिटी, कंप्यूटर की सिक्योरिटी तो क्या है, हम खुद रख सकते हैं, अपनी सेटिंग्स करके रख सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल हैकिंग, ये क्या है हमारे इसके टाइप नहीं है, किसके, जो नेटवर्क को क्या कर सके, डैमेज कर सके। डैमेज कौन करेगा हमारे नेटवर्क को, जो साइबर अटैक करेंगे हमारे नेटवर्क्स पर, उनको जो फ्रॉड हैं, जो चीजें चल रही हैं, तो वो क्या करेंगे, हमारी साइबर अटैक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसका 7th, इसका आंसर पता चल गया बच्चे सभी को, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका साइबर अटैक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फादर ऑफ कंप्यूटर इज, सभी को पता है, फर्स्ट क्लास के बच्चे को, सेकंड को, सभी को पता है फादर ऑफ कंप्यूटर क्या है हमारे, चार्लेस बैबेज। करेक्ट आंसर रहेगा इसका आपका चार्लेस बैबेज। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई इज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चल रहा है, ट्रेंडिंग में है इस टाइम पे, डिमांड बहुत ज्यादा है। एआई, मशीन लर्निंग कोर्सेज आ चुके हैं और आप देख भी सकते हो लोग इस पे भाग रहे हैं। एआई के टूल्स इतने आ चुके हैं, सारा काम किसके जरिए कर रहे हैं, एआई के जरिए। जो घंटों घंटों का काम सारा दिन आप मेहनत करते थे, कौन कर रहा है वो, एआई। एआई क्या चीज है, एक क्या है, जो मशीन के अंदर एक जो इंटेलिजेंस भर रखी है ना, जो आपको एक आउटपुट देती है, वही क्या है हमारा, एआई। अब एआई आ चुका है तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं हम, एआई की फुल फॉर्म अगर पेपर में आ जाए तो। नेक्स्ट, एआई, एआई के हमारे टूल्स आते हैं बहुत सारे, चैट जीपीटी, जेमिनी, स्लाइड मेकर, गामा, हर किसी का अपना काम है, हर किसी टूल का अपना अलग काम है। कोई प्रेजेंटेशन के लिए आता है, कोई वीडियो के लिए आता है, कोई ऑडियो के लिए आता है, कोई टेक्स्ट को टाइप करने के लिए, कोई आपको मैसेज प्रिंट कराना है उसके लिए, आपको स्पेलिंग ग्रामर चेक करनी है उसके लिए। तो हर किसी का टाइप क्या है, अलग है। तो एआई के हमारे मैनी टूल्स आपको दिए जाते हैं इसके अंदर, जो कि आजकल क्या है, बहुत ही ट्रेंडिंग में आपको दिए जा रहे हैं। एआई किसके द्वारा, किसके द्वारा, अबाउट, क्या करता है, प्लेइंग गेम, नॉट अ प्लेइंग गेम। मेकिंग मशीन इंटेलिजेंस, नॉट। मैनुअल प्रोग्रामिंग, जब तक हम नहीं देंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। पुटिंग इंटेलिजेंस इनसाइड मशीन, एक मशीन ऐसी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वो जो इंटेलिजेंस उसकी जो पुट है, फिक्स है, अच्छी इंटेलिजेंस मशीन के अंदर है, हम उसको देंगे तो वो हमारा फटाफट से करेक्ट आंसर देगा। तो वो क्या है हमारा, एआई के बारे में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट आईओटी डिवाइस। आईओटी की बात आ गई है, आईओटी आपका चैप्टर नंबर 9 रहता है। क्या रहता है चैप्टर नंबर 9 F1 मॉड्यूल में। आईओटी की फुल फॉर्म आती है पेपर में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चंस निकल के आता है, इसकी एब्रीविएशन आती है। फर्स्ट आईओटी का डिवाइस क्या था, पहला आईओटी का डिवाइस था जो कि हमारा था एटीएम मशीन, जिसको बोलते हैं हम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, टेलर मशीन। बच्चे ये देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट से जुड़कर बनी होने वाली जो वस्तुएं, वो हमारी क्या होती है, आईओटी डिवाइसेस। पहले बनी थी सबसे पहले एटीएम मशीन, स्मार्ट वॉच बाद में, कोक मशीन, वीडियो गेम, ये क्या है सारी, वीडियो गेम तो चल रही है आजकल, ठीक है, और भी नए नए डिवाइसेस इसके अंदर ऐड हो गया। तो पहला डिवाइसेस आया था हमारा एटीएम मशीन का। नेक्स्ट आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मीनिंग ऑफ यूपीआई। सबसे पहले यूपीआई समझिए क्या होता है। यूपीआई क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये क्या है हमारी इसकी एब्रीविएशन, ठीक है, ये ना पेपर में जरूर आती है, ये भी एब्रीविएशन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, सबकी आनी चाहिए। सेकंड चीज, यूपीआई का काम क्या होता है, एक बैंक से पैसा ट्रांसफर करना दूसरे के बैंक में, बैंक टू अनदर बैंक ट्रांसफर,
ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है यूपीआई, जब आपके पास यूपीआई आईडी है, सामने वाले पर्सन के पास क्या है, यूपीआई आईडी है, जब वो गूगल पे चलाता है, फोन पे या पेटीएम, तो एक यूपीआई आईडी बनती है। यूपीआई आईडी क्या होती है, देखना अपने फोन में सभी नाम आता है जिस नाम से आपने बनाई है मेल आईडी, साथ में क्या आता है @ उस कोई भी बैंक का नेम आ सकता है, जरूरी नहीं है अगर आपका एचडीएफसी बैंक है तो एचडीएफसी लिखा है, यस भी लिखा सकता है। जो ये @ ओके एचडीएफसी है, ये हमारी क्या है, यूपीआई आईडी। अगर आपके पास यूपीआई आईडी है किसी पर्सन की जिसको आपने पैसा ट्रांसफर करना है, तो आपके पास यूपीआई आईडी होने के बाद तो आप यूपीआई आईडी डालेंगे, बैंक में पैसा ट्रांसफर आप इजीली कर सकते हो। मैक्सिमम आप ट्रांसफर कर सकते हो 1 लाख रुपीज, ठीक है भाई, 1 लाख रुपीज आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा एक आता है इसके अंदर यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट का क्या काम होता है, फोन पे में भी होता है, गूगल पे में भी होगा और पेटीएम, तीनों में हमारे पास क्या मिलता है, यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट का काम क्या होता है, जैसे हम एक वॉलेट में पैसा रखते हैं, ऐसे ही हम डिजिटल वॉलेट बोलते हैं, इसके अंदर हम पैसा रख सकते हैं। अपने बैंक में से जो पैसा है जो आप कहाँ रखोगे, यूपीआई लाइट में डालोगे, वॉलेट में डालोगे। कहीं भी आपको ट्रांजैक्शन करनी है तो आप इजीली कर सकते हो ट्रांजैक्शन। जब आप ट्रांजैक्शन करोगे, मेन बेनिफिट क्या होता है, ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको पिन की कोई जरूरत नहीं होती। आपके सामने कोई भी पर्सन हो, आप उसके सामने नहीं डालना चाहते पिन की, ताकि वो देख सके। आप यूपीआई लाइट में पैसा डाल के कहीं भी स्कैन करना हो, स्कैन करके सिर्फ आप क्या करोगे, अमाउंट डालोगे, जैसे 10,000 किसी को करना है, सीधा आपके पैसे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, नो नीड टू पिन एंटर। क्लियर है, ये हमारे यूपीआई आईडी का और साथ में यूपीआई लाइट दोनों मैंने आपको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। इसमें से क्वेश्चन एक बन सकता है, आता भी है, श्योरिटी है, आएगा भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, Who invented the terms IoT? किसने इन्वेंट किया IoT को? सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन पढ़ो, अगर ना समझ आए उसके क्या करो, ऑप्शन को समझो। ये ऑप्शन इसका नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, हाँ ये हो सकता है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। कई बार क्या होता है, बच्चा पजल हो जाता है ना, तो उसको क्या लगता है, दिक्कत लगती है कि मेरे को क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल पा रहा। समझिए, ये तो इसका है, ये इसका है, ये इसका, बचा क्या, ये तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऐसे समझ के क्या करो। अब IoT सबसे पहले किसने इन्वेंट किया, मेरे को ये क्वेश्चन सभी बताएंगे। जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ इसका आंसर कमेंट में करना। बिल गेट्स कौन है, किसके फाउंडर हैं, ये मेरे को सभी को इसका रिप्लाई करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कौन है ये, इस किसके फाउंडर है ये, तो ये कमेंट में आंसर सभी का आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेंट की। केविन एस्टन करेक्ट आंसर है इसका IoT का, तो आंसर नंबर बी। आप ये भी बता, देखो मैकडोनल्ड्स पता है, फ्रेंचाइजी है पता है, मैकडी नाम है सभी को पता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखकर आप आंसर इजीली निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट टू यूज टर्म बिग डेटा, किसने स्टार्ट किया सबसे पहला, बिग डेटा। बिल गेट्स, मैंने अभी क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे, आप सोचोगे कि आप बताएंगे। केविन एस्टन IoT का पता ही चल गया, रह गया दो, मैकडोनल्ड आ नहीं सकता, तो आंसर क्या आएगा इसका, जॉन मकाश। तो आंसर नंबर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे आप आंसर इजीली निकाला करो ऑप्शन में से, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 13, स्टार्टअप इज फॉर हुम। सबसे पहले किसने स्टार्ट किया बिजनेस, सबसे पहले डॉक्टर्स ने, स्टूडेंट ने, यंगस्टर ने, एंटरप्रेन्योर्स ने। सबसे पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जिसके क्वेश्चन के और मल्टीपल क्वेश्चंस बनेंगे तो मैं साथ के साथ आपको बता ही रही हूं। क्वेश्चन नंबर 14, बीम। बीम क्या है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं 4-5 और आते भी हैं। बीम की सबसे पहले आपको एब्रीविएशन मींस
स्टैंड फॉर मीन्स और फुल फॉर्म ये आता है, क्वेश्चन आना भी चाहिए, जिसकी रहती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। सेम यूपीआई जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हो, भीम यूपीआई लिंक का इनका कनेक्शन है। सेकंड क्वेश्चन इसका बनता है कब स्टार्ट हुई? 30 दिसंबर 2016 को, जब नोटबंदी हुई थी ना नवंबर में, उसके बाद ये हमारी स्टार्ट होगी थी भीम ऐप। थर्ड क्वेश्चन इसका बनता है इसको किसने लॉन्च किया? पीएम ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। फोर्थ क्वेश्चन करता है इसका जो किसके अंदर डेवलप की, किसने डेवलप की गई, किसने इसको डेवलप किया? तो वो था हमारा एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने ही डेवलप किया है ये हमारी भीम ऐप। भीम ऐप में सेम आप 1 लाख तक का आपका वन टाइम में आप इजिली ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, बुक में आपका दे रखा होगा 10,000, बच्चे बढ़ेंगे 10,000 ही, नहीं 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 नहीं, आप करंट में आपने इसको कितना करना है? 1 लाख रुपीज पर ट्रांजैक्शन का। बनते हैं इसके क्वेश्चन हमारे 5 क्वेश्चन, इसमें से एक पेपर में 100% श्योरिटी है, आता ही आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एंड पॉइंट ऑफ आईपीसी। आईपीसी का एंड पॉइंट क्या है? सबसे पहले आईपी समझो, आईपीसी क्या होता है ये सभी को पता होना चाहिए। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। क्या करता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन? दो का कॉम्बिनेशन। किस किस का कॉम्बिनेशन? एक जाएगा हमारा आईपी का, एक जाएगा हमारा पोर्ट नंबर। जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 में से क्वेश्चन है ये, जो कि चैप्टर आपका क्या जाता है? इंटरनेट का। ठीक है, उसमें आपको इंटरनेट के टाइप्स, इंटरनेट का साथ साथ आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी वर्जन 6 कौन सा होता है, आईपी वर्जन 4 कितने का होता है, तो वो सारी चीजें क्या है हमारे इस चैप्टर के अंदर है। इसी चैप्टर के अंदर से हमारा ये क्वेश्चन निकल कर आया है। किसका कॉम्बिनेशन? आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल प्लस में उसका पोर्ट नंबर होते हैं हर किसी के, जैसे एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, पोर्ट नंबर क्या है इसका? पीओपी है, उसका पोर्ट नंबर क्या है? 110। हर किसी के क्या होते हैं? प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर होते हैं। उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सॉकेट। तो करेक्ट आंसर जाएगा इसका सॉकेट। एंड पॉइंट आईपीसी का जो होता है वो सॉकेट होता है। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ साथ जो आईपी है, इंटरनेट का जो टॉपिक बनता है इसके अंदर बता देती हूं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं पेपर में उसके। इंटरनेट के हु वाज द फादर ऑफ, ठीक है, इंटरनेट के सभी को पता होना चाहिए क्या होते हैं, कौन थे हमारे? विंड सर्फ। सर्फ वो वाला नहीं, सर्फ एक्सेल, नॉट विंड सर्फ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बनता है कब स्टार्ट हुआ? 1969 में। इंटरनेट का पहला वर्जन कौन सा था? ARPA नेट, जो कि पेपर में इसकी फुल फॉर्म भी आती है और इसकी क्या आती है? नाम भी पूछा जाता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्लियर? नेक्स्ट आगे पूछता है हमारे नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के हमारे क्या होते हैं नेटवर्क, लैन, मैन एंड वैन। लैन की फुल फॉर्म आती है पेपर में लोकल एरिया नेटवर्क, एंड मैन की आती है मेट्रोपॉलिटन, जिस सभी को पता होना चाहिए, एंड वैन की आती है वाइड। ये हमारा स्मॉल एरिया में कवर करता है, ये हमारा मीडियम एरिया में कवर करता है, ये हमारा कितने एरिया में कवर करता है? लार्ज। ऐसे लर्न करेंगे आप, ठीक है भाई। और इसकी लिमिट होती है कितने मीटर तक का ये कवर करता है, ये 100 तक का, 100 एम्पियर मीटर तक का, ये पूरे वर्ल्ड वाइड में नो लिमिट, इसकी कोई सीमा नहीं होती। इसकी स्पीड भी मेजर की जाती है,
10 टू लेकर 100 MBPS मेगाबाइट पर सेकेंड। इसकी भी सेम 10 टू 100 तक भी आराम से इजिली जा सकती है। जब आप अपना मोबाइल चलाते हो, मोबाइल जब अपना नेट ऑन करते हो तो पर स्पीड आती है KBPS MBPS, तो वो क्या है, स्पीड है, किलोबाइट पर सेकेंड, मेगाबाइट पर सेकेंड। इसकी कोई डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, कितने एरिया में हमारे टावर्स, रेंज सारा कुछ है, सैटेलाइट्स है, उतने पे डिपेंड करता है। ठीक है, इनकी स्पीड मैंने बता दी, इसकी जा सकती है 10 भी, 100 भी, 1000 भी, डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। तो ये था हमारा जो इसके अंदर से क्वेश्चंस निकल के आते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको नॉर्मली बता दिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। टू ज्वाइन इंटरनेट कंप्यूटर्स नीडेड। इंटरनेट को ज्वाइन करने के लिए कंप्यूटर को किस चीज की जरूरत होती है, क्या जरूरत होती है? सबसे पहले इंटरनेट कभी भी आपको ज्वाइन करना हो, उसके लिए आपको इंटरनेट की सर्विस पता होनी चाहिए, कौन कौन सी होती है जो हमारे को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ISP बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इस जब तक ये आपको पता नहीं होगे कौन कौन से जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के एग्जाम्पल है, तब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हाँ किसके जरिए हमारा इंटरनेट कनेक्शन जुड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर किसकी जरूरत, रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूटर को नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए, जैसे BSNL हो गए, एयरटेल हो गया, ये सारे क्या है, इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर को किसकी जरूरत होती है, ISP की, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। क्लियर? जो इंटरनेट का टॉपिक है मैं लास्ट क्वेश्चन में वो आपको क्या कर चुकी हूँ, क्लियर इजिली कर चुकी हूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। ईमेल डाउनलोड स्टार्टेड फ्रॉम। ईमेल जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर से हमें जो मेल डाउनलोड करनी होती है वो कहां से डाउनलोड करते हैं? सबसे पहले ईमेल समझो, ईमेल के क्वेश्चंस भी आते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं साथ साथ बताती हूँ उनके भी। ईमेल बेटा हमारे जो चैप्टर्स के जो MCQs, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, हमारे जो नोट्स हैं और प्रैक्टिकल नोट्स हैं, एनी वन कोई भी नोट्स हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे इजीली। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इजीली हमारे नोट्स देख सकते हो। JEDKING_कैथल लिखोगे आप टेलीग्राम पर, आपको इजीली नोट्स मिल जाएंगे। और यूट्यूब पे आपको कंटेंट आपको हमारा मिल रहा है, और उसके अलावा हमारी ऐप है JEDKING की। कोई भी स्टूडेंट अगर नॉन अटेंडिंग कोर्स करना चाहता है, या पाइथन कोर्स है, M1 है, CCC है, एडवांस एक्सेल कोर्स है, कोई भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं, इजीली आप ऐप से जाके कर सकते हैं। घर बैठे आप पूरा कोर्स आप कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको इजीली मिलते हैं। घर बैठे आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत लग रहा है, पता नहीं चल रहा क्या नाम लिखना है, क्या करना है, तो मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, यूट्यूब आप ओपन करोगे, सर्च करोगे JEDKING इंस्टीट्यूट। जैसे ही आप लिखोगे JEDKING इंस्टीट्यूट आ जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिंक दिखाई दे रहे, देखो, एंड 6 मोर लिंक्स। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं मिल रहा तो आप इजीली यहाँ से हमारे देख सकते हो सभी लिंक, और आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। घर बैठे हर सर्विसेज आपको मिल रही है। JEDKING की ऐप का है, एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम भी है, देखिए लोकेशन, तो ये सभी है। अगर किसी का कोई भी नीड हो, कोई आपने क्वेरी लेनी हो, तो वहां हमारे नंबर्स भी हैं, तो आप इजीली वहां पर कॉल करके आप अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ईमेल का टॉपिक चल रहा था हमारा। ईमेल की सबसे पहले हमारी क्या आनी चाहिए, फुल फॉर्म, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल? जब हम एक मेल ट्रांसफर करते हैं किसी सेकंड पर्सन के पास, उसके लिए दोनों के पास क्या होनी चाहिए, मेल आईडी होनी चाहिए। जब तक आपकी मेल आईडी नहीं बनी हुई तब तक आप दूसरे को मेल नहीं भेज सकते। मेल आईडी बनाने के लिए आपका यूजर नेम होना चाहिए, आपका फोन नंबर होना चाहिए, आपका पासवर्ड होना चाहिए। इनकी रिक्वायरमेंट होती है, मेल, जेंडर, जो भी आपने सारी रिक्वायरमेंट है, डेट ऑफ बर्थ, ये फिल भी करके अपनी एक मेल आईडी अच्छे से आप तैयार कर सकते हो। जब मेल आईडी तैयार हो जाती है तो पेपर में एक क्वेश्चन निकल के आता है
कि मेल आईडी के पार्ट कितने होते हैं, टाइप कितने होते हैं। जब मेल आईडी बनती है सबसे पहले यूजर नेम, जिस नाम से वो बना रहा है अपना नाम, सेकंड आएगा @, थर्ड आएगा डोमेन नेम। डोमेन नेम आपको पता ही है, जैसे gmail.com हो गया, google.com हो गया, ये सारे क्या है हमारे डोमेन नेम है। जैसे कि एक मेल आईडी अगर पूरी बनानी हो, प्रिया @123 gmail.com, ठीक है, प्रिया @123 gmail.com, ये हमारी मेल आईडी बनकर तैयार होती है। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे जो मेल आईडी बनके तैयार हुई है, इसके साथ इसका पासवर्ड आना चाहिए। ये करेक्ट यहां पर मैं डाल देती हूं, ये चेंज करके बता रही हूं एक बार। आईडी प्रिया 123 @ बाद में लगेगा बेटा, बाय मिस्टेक हो गया। @123 साथ में पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड डालोगे, पासवर्ड इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको जैसे ABC @123 नहीं डालना, ये आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं बनता। आपका पासवर्ड तब स्ट्रॉन्ग बनता है जब उसमें क्या यूज होते हैं, हमारे सिंबल, कैरेक्टर्स, नंबर्स, ये तीनों चीजें और अल्फाबेट्स, ये चारों चीजें हमारी जब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तैयार करती हैं। जैसे कि एक छोटा अक्षर, एक बड़ा अक्षर, एक @ सिंबल, एक 1/, ऐसे आपका जो पासवर्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। क्लियर है। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या निकल के आता है ईमेल के अंदर। ईमेल में जब हम मेल ओपन करते हैं, मेल ओपन होगी, मेल आईडी डाल दी, पासवर्ड डाल दिया। जब मेल ओपन होगी तो उसमें क्राइटेरिया आपका स्क्रीन पर एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देता है, जहां पर लिखा आता है सबसे पहले कंपोज, ठीक है बेटा। यहां पर लिखा आता है इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंट बॉक्स, ड्राफ्ट, ठीक है, जंक एंड स्पैम जो भी होगी, नेंड्रा, ट्रैश। इसके अलावा हमारा आता है सोशल एंड प्रमोशन, ठीक है। जब मेल बॉक्स आपने यहां पर ऑप्शन आ गया मेल बॉक्स, आपने ओपन करी, वहां से आप अपनी मेल को क्या करते हो, डाउनलोड करते हो। क्लियर। मेल बॉक्स है, मेल बॉक्स आपकी ओपन होगी तो क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। कंपोज में आपने मेल भेजनी है, तब आप कंपोज पर क्लिक करोगे, जिसको भेजनी है तब आप मेल आईडी डालोगे तो आपकी मेल क्या चली जाएगी। जैसे ही कंपोज पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर 2 लिखा आता है, CC लिखा आता है, BCC आता है, और यहाँ पर क्या होता है, जो अटैच करने की हमारी क्या होती है, फाइल होती है, ठीक है। 2 मतलब जिसको भेजनी है उसकी मेल आईडी डालोगे। CC की फुल फॉर्म आती है पेपर में, कार्बन कॉपी, जिसको मेल भेजी, इसके अलावा सेकंड पर्सन को भी एक साथ आप मेल भेज सकते हो। जैसे कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को आपने पूरे मैनेजर ने पूरे एक एम्प्लॉयज को क्या करना है, मेल भेजनी है। वो एक एक करके सेंड नहीं करेगा, वो CC में मेल डालेगा जिसको भेजनी है। एक ही बारी में वो मेल क्या चली जाती है, सभी के पास ट्रांसफर हो जाती है। BCC इसके पास तो भेज दी, लेकिन इसको पता नहीं चलेगा मेरे अलावा किसी और को भी मेल भेजी है, तो वो क्या होगा, हमारा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब ही समझो, एक पेपर के नीचे कार्बन, कार्बन के नीचे स्लिप, 2 स्लिप, तो ऊपर भी लिखा जाता है जो कार्बन के नीचे, वहां पर भी लिखा जाता है, मतलब दोनों को पता चलता है कि रिसिप्ट इतनी कटी है, और पता इतना चलता है कि आपके पास भी और उसके पास भी है। तो वही सेम चीज क्या है, हमारे मेल आईडी में हम यूज करते हैं, ठीक है। जो ये अटैच करते हैं मेल, इसको बोलते हैं पेपर आइकन साइन, और ये पेपर में आता है। कौन सा आइकन साइन होता है, पेपर क्लिप आइकन साइन पूछा जाता है। जब आप मेल अटैच करते हो, अपनी डेटा डॉक्यूमेंट को अटैच करते हो, तो उस आइकन के साइन को क्या बोला जाता है, पेपर आइकन साइन। और एक मेल आईडी में स्टोरेज कितना होता है, 15 GB। स्टोरेज फुल होने लगता है तो आपके पास मैसेज आ गया कि आउट ऑफ स्टोरेज, आप और स्टोरेज ले सकते हो, खरीद सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, आपके पास जो स्टोरेज भरा हुआ है, जो आपके एक्स्ट्रा है फाइल्स है, उनको आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ताकि आपका डाटा क्या है, स्टोरेज आपका खाली हो जाए। अब इसके बाद आता है कि डाटा ज्यादा कहाँ बढ़ता है, डाटा बढ़ता है हमारा ट्रैश में, जहां हमारी डिलीट करी हुई फाइल जाती है।
डिलीट करी फाइल यहाँ चलेगी, यहां से भी आप डिलीट करो, स्टोरेज भरेगा नहीं। जंक और स्पैम, जिसमें वायरस आ गया हो, वो वाली डिलीट कर दो। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट क्या होता है? मैंने किसी को मेल भेजी, अभी भेजी नहीं है, कल भेजनी है, तो मैं उसको सेव करके रख रही हूँ, वो किस में जाएगा? आपका ड्राफ्ट में। सेंट बॉक्स, मैंने भेज दी, उसके पास चली गई, मेरे सेंट बॉक्स में वो क्या करेगी? शो करेगी। आउट बॉक्स, ना उसके पास गई है ना मेरे पास, बीच में ही रुकी हुई है, दैट इज कॉल्ड आउट बॉक्स। इनबॉक्स, मैंने आपको भेजी तो आपके कहां जाएगी? इनबॉक्स के अंदर। तो ये हमारे ऑप्शन है। उसके बाद सोशल, फेसबुक का कोई मैसेज हो, इंस्टाग्राम का कोई मैसेज हो, व्हाट्सएप का, एनी अदर सोशल प्लेटफॉर्म के जो ईमेल होंगे, जो मैसेज होंगे, तो आपके वहां मेल से आ सकते हैं इस पे। प्रमोशन, Amazon, फ्लिपकार्ट, जहां पर आप शॉपिंग कर रहे हो, तो वो सारे किस में जाएंगे? हमारे प्रमोशन में। देखो पहले ना जंक और स्पैम में ना आपको खुद डालना पड़ता था मेल, कि मेल हमारे में, मेल में क्या है? वायरस आ रहा है, मेल में दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो ऑटोमेटिक आपके क्या करता है? गूगल अब खुद ही डाल देता, आपको खुद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये था हमारा बच्चे ईमेल का टॉपिक, जो मैंने आपको क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। अभी मैंने बताया इसके अंदर से यही क्वेश्चन निकल के आया, ईमेल डाउनलोडेड स्टार्टेड फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होती है जब आपको ईमेल डाउनलोड करनी होती है? तो मैंने बताया अभी मेल बॉक्स में जाओगे, वहां से आप क्या कर सकते हो? आप इजिली अपनी मेल को डाउनलोड कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? मेल बॉक्स, ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 था ईमेल का। इसके अंदर से आपके क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे भी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 18th, सर्विसेज ऑन उमंग। उमंग क्या होती है? जहां पर सभी सर्विसेज एक साथ अवेलेबल होती है, ऑल सर्विसेज। ठीक है बेटा, ऑल सर्विसेज अवेलेबल होती है, चाहे आपको एजुकेशन से रिलेटेड लेना हो, चाहे आपको पेंशन से रिलेटेड लेना हो, चाहे आपको फार्मर से रिलेटेड, चाहे आपको आधार कार्ड से रिलेटेड, चाहे आपको इसके अलावा आप HBSC हो गया, CBSE जो एजुकेशन में आ गए हमारे, एंड फैमिली आईडी हो गया, राशन कार्ड हो गया, जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हमारे को मिल रही हैं, सारी की सारी उमंग ऐप में अवेलेबल है। उमंग ऐप चलाने के लिए उसको लिंक करना पड़ता है आधार कार्ड के साथ। ठीक है, डिजी लॉकर भी आ जाएगी इसी के अंदर, आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिंक करना पड़ता है किसके साथ? आधार कार्ड के साथ। डिजी लॉकर को भी लिंक करना पड़ता है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? रजिस्टर्ड करना पड़ता है। जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं करोगे तब तक आप क्या नहीं कर सकते? साइन इन। ठीक है, रजिस्टर्ड करने के लिए मोबाइल नंबर चाहिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे, आपकी क्या हो जाएगी? ऐप चल जाएगी। उमंग का एक क्वेश्चन आता है, उमंग कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल होता है? प्लस इंग्लिश मिलाकर ये 13 लैंग्वेज में अवेलेबल होता है, और ये पेपर में बहुत बार आया भी। ठीक है, पेंशन्स भी, और एक ये भी आता है, इसमें से कौन सी सर्विसेज उमंग में अवेलेबल नहीं होती? अगर नोट आ जाए, वो ज्यादा आता है ये वाला, हंटर्स का, शिकारी। तो ये हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, बाकी की सारी सर्विसेज अवेलेबल है। तो मैंने अभी बताया एजुकेशन से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड, EPFO, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये? EPFO, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर जाएगा इसका आंसर नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर। इसी में से आपका क्वेश्चन निकल के आया, जो कि मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, ई गवर्नेंस मीन्स। ई गवर्नेंस मीन्स, क्या मीनिंग है ई गवर्नेंस का? जितनी भी हमारी गवर्नमेंट्स की ऐप हैं, डिजी लॉकर, उमंग, फैमिली आईडी, UIDI, ये सारी जो सर्विसेज ह्यूमन सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाती हैं, वो ई गवर्नमेंट्स के अंडर ही आती हैं। ठीक है, मेन काम क्या होता है? गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज हैं वो डिलीवर करना, किसको? सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स को। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारा आंसर नंबर सी। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
सेविंग डेटा इंस्ट्रक्शन फॉर लेटर यूज इज अ जॉब ऑफ। जो भी हम डाटा को क्या करते हैं, सेव करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, और जो भी इंस्ट्रक्शन, दोनों एक है, दोनों में से एक आ सकता है, चाहे इंस्ट्रक्शन हो जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं उसको भी क्या कहते हैं, डेटा। और जो डेटा हम स्टोर करते हैं फॉर लेटर यूज, उसको आपने बाद में क्या करना है, यूज करना है, जो आपके लिए किसी पर्पस के लिए, तो उसको क्या कहेंगे। कैशे यूनिट हमारी क्या होती है, मेमोरी का पार्ट होता है, ये नहीं आ सकता। इनपुट यूनिट क्या होता है हमारा, जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो डाटा टाइप करते हैं, तो ये क्या होता है हमारा, नहीं आ सकता। आउटपुट यूनिट क्या होती है, जो हमारा रिजल्ट निकल के एज ए इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, वो क्या होता है हमारा एज ए आउटपुट। तो जब हम डाटा को सेव करते हैं, इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर देते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं, तो वो दैट इज कॉल्ड स्टोरेज यूनिट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, अनदर नेम फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज। आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, किसको कौन सा सॉफ्टवेयर कहा जाता है, तभी आप जान पाएंगे कि इसमें से कौन सा एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन का दूसरा नाम क्या होता है। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर का टॉपिक है, हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का एक टॉपिक है। हार्डवेयर जिसको हम फिजिकल टच कर सकते हैं, एंड सी बोथ, ठीक है, बोथ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स वी कैन सी एंड टच बोथ, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ओनली वी कैन सी, जिसको आप टच नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे हार्डवेयर में, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ठीक है बेटा, प्रोसेसर हो गया, ये सारे क्या जिनको आप टच कर पा रहे हो, माउस हो गया, देख भी पा रहे हो, टच भी कर पा रहे हो, तो ये हमारे क्या है, हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, हमारे जो कंप्यूटर्स के अंदर जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एप्लीकेशंस होती है, जिनको हम यूज करते हैं, जिन पर हम वर्क करते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसको आप सिर्फ देख पा रहे हैं, विजिबल है, आप पकड़ नहीं पा रहे, टच नहीं कर पा रहे। अब बात करते हैं इसके बाद सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन, सेकंड आएगा सिस्टम, एंड थर्ड आएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसको आप, रिक्वायरमेंट है जिसकी आपको, मेरे को जिस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है मैं उसको इंस्टॉल करूंगी, एज पर यूजर रिक्वेस्ट, हमारी रिक्वेस्ट पर वो चलेगा, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इनबिल्ट, जिसको आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले से ही होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, हमारे सिस्टम। इंस्टॉल तो करना पड़ता है, लेकिन पहले से ही उसके अंदर क्या होते हैं, अवेलेबल। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसे कंप्यूटर में वायरस आ गया, वायरस आ गया, उस वायरस को रिमूव करने के लिए आप एंटीवायरस डलवाते हो, उस एंटीवायरस को क्या कहा जाता है, जो एंटीवायरस आप अलग अलग कंपनी का डलवाते हो, जिसका आपका वायरस ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस मैकहील, क्विकहील, अलग अलग कंपनीज के आते हैं, तो आप यूज करते हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन, सेकंड सिस्टम, एंड थर्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीनों मैंने क्लियर कर दिए सभी आपको। अब यही क्वेश्चन क्या कहता है इसके अंदर, दूसरा नाम क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम होता है एंड यूजर सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर जाएगा इसका ए। कैसे, देखो चार ऑप्शन देखो। यूटिलिटी किसके लिए यूज होता है, मैंने बताया अभी, वायरस को रिमूव करने के लिए जो हम एंटीवायरस इंस्टॉल करवाते हैं, तो वो क्या है हमारा यूटिलिटी। स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा एंड यूजर सॉफ्टवेयर, जिसका दूसरा नाम होता है एप्लीकेशन, जो सेम काम करता है इसकी तरह, इसका दूसरा नाम है। तो क्लियर है बच्चे ये क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं दोबारा रिपीट आपको बता रही हूँ, जितने भी हमारे टेलीग्राम पर नोट्स हैं, एग्जाम सीरीज है,
आप क्वेश्चंस वहां देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है क्विज की, क्वेश्चंस की, तो हमारी ऐप पर जाओगे, वहां से आप इन क्वेश्चंस की, इसके अलावा और क्वेश्चन की भी आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 22। ओएस, ओएस क्या है, फुल फॉर्म सभी को पता होना चाहिए। ओएस होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच में काम करता है, यूजर और हार्डवेयर, सभी को पता है, ये तो क्वेश्चन सभी ने रट रखा है। दोनों के बीच में जो काम करता है ओएस होता है। ओएस की अगर बात करी जाए, कौन कौन से ओएस होते हैं मैं बताती हूं। विंडो, लिनक्स, वैसे तो देखो बेटा बहुत सारे होते हैं, उबंटू, मोबाइल्स के ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड के हो गए, एप्पल के हो गए आईओएस, हर किसी के बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका एक जो आपका फोन है, कंप्यूटर है, वो क्या है, यूजलेस है, एक डब्बे की तरह है अगर बात करें तो। बिल्कुल बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कोई भी अपना एक डिवाइस नहीं चला सकते, ठीक है। तो जो ओएस है वो किसके बीच में काम करता है, सभी को पता है, सभी को, और ये स्टार्टिंग से बच्चा 3rd 4th क्लास में पढ़ता ही आ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के बीच में काम करता है। और जो ये विंडो होता है, जब आप कंप्यूटर चलाते हो, विंडो 10, विंडो 11 ये डली होती है ना, तो ये वही तो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब विंडो ही नहीं है तो क्या है, खत्म, आपका स्क्रीन कुछ भी नहीं विजिबल होगी, ना आपको सॉफ्टवेयर ना कुछ। तो ये जो विंडो होता है ये हमारा होता है पेड। बाकी जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको हम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जो हमारा पेड है वो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जिसको आप प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो, जो आपको पैसे देके डलवाने पड़े। मार्केट में जाते हो, आप लैपटॉप लेते हो तो वो पूछता है कौन सी विंडो डलवानी है, 7, 10, 11, तो वो क्या कहेगा, उसका चार्ज आपसे अलग लेगा। क्लियर हो गया, ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इजिली डलवा सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्लियर हो चुका है, 2 बार बता चुकी हूं। क्वेश्चन नंबर 23, शॉर्टकट की टू स्नैप ऐप टू राइट। क्या क्वेश्चन है, देखो क्या शॉर्टकट की रहेगी अगर एक ऐप पे से आपको दूसरी ऐप पर राइट में जाना हो। जैसे डेस्कटॉप है आपके पास, मेरे पास यहाँ पर एप्स हैं बहुत सारी, आपको एक से राइट में जाना है, तो आप उसके लिए विंडो प्लस राइट एरो प्रेस करोगे, तब आप नेक्स्ट राइट ऐप पर इजीली मूव कर जाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगर अप है तो विंडो प्लस अप, लेफ्ट है तो विंडो प्लस लेफ्ट, अगर राइट है तो राइट, डाउन है तो डाउन। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, कंपोनेंट्स टू एक्सेस ऑल कंप्यूटर सेटिंग्स। देखिए ध्यान से, जितने भी हमारे कंप्यूटर की सारी सेटिंग्स हैं, ऑल कंप्यूटर की सेटिंग्स सारी आपको विजिबल होती है कंट्रोल पैनल। अगर आपको हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी चेंज करना है, साउंड है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, नेटवर्क का है, सारी की सारी सेटिंग, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सारी कंप्यूटर की ऑल सेटिंग आपको एक कंट्रोल पैनल में मिल जाएगी। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए आपको नया प्रिंटर ऐड करना है तो आप कहां जाओगे, तो कंट्रोल पैनल में जाने के बाद प्रिंटर का ऑप्शन आप चूज करोगे, देन ऐड प्रिंटर करोगे, तो आप अपने जिस कंपनी का प्रिंटर ऐड करना चाहते हो उसका सॉफ्टवेयर पहले आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद आप ऐड प्रिंटर करोगे तो आपका प्रिंटर इजीली ऐड हो जाएगा जिस कंपनी का होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारा कंट्रोल पैनल। स्टार्ट से तो हम स्टार्ट करते हैं, फाइल एक्सप्लोरर में क्या करते हैं, हमारी जितनी भी फाइल सेव होती है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, लोकल ड्राइव, सी, तो वो होता है ऑप्शन, नन जा नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर जाएगा इसका कंट्रोल पैनल। तो क्लियर है बच्चे ये सभी आपको, तो आंसर नंबर सी इज अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25,
शॉर्टकट की फॉर स्क्रीनशॉट एंड सेव। आपने शॉर्टकट की लेनी, शॉर्टकट की किसकी, स्क्रीनशॉट की, उसको क्या करना है फिर सेव करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद ऑटोमेटिक वो क्या हो जाए, सेव हो जाए। कभी भी आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, चाहे आपने क्रोम का हो, चाहे वर्ड का हो, चाहे एक्सेल का हो, विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन प्रेस करो। क्या प्रेस करोगे, विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन, आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, देन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा। स्क्रीनशॉट के अंदर ही वहां पर सेव मिलेगा आपको। आप फाइल एक्सप्लोरर में जाओगे, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर इजीली विजिबल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ए, विंडो प्लस स्क्रीन। किसकी, प्रिंट स्क्रीन, जिस स्क्रीन का आपको करना है, चाहे आपने गूगल खोल रखा हो, चाहे आपने वर्ड, चाहे आपने डेस्कटॉप खोल रखा हो, कहीं का भी आप इजीली क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ऑप्शन टू सेंड सेम लेटर टू मैनी पीपल। आपने एक लेटर दूसरे पर्सन को सेंड करना है, सेम है लेटर, अदर पीपल चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 25 हो, चाहे 100 हो, एक ही लेटर करना है मैनी रिसिपिएंट, मैनी पीपल को। तो उसके लिए हम वर्ड में भी और राइटर में भी यूज करते हैं, चाहे हो वर्ड चाहे हो राइटर, दोनों में सेम ऑप्शन यूज करेंगे। वन लेटर सेंड टू मैनी रिसिपिएंट, मैनी पीपल या मैनी रिसिपिएंट, दैट इज कॉल्ड मेलिंग ऑप्शन। एक लेटर सेंड करना है सेम और अलग अलग पर्सन के पास, एड्रेस सबके अलग अलग है, तो आंसर क्या जाएगा इसका, मेल मर्ज। अगर चारों ऑप्शन को देखकर पढ़ो हो तो आप टेम्पलेट है, टेम्पलेट रेडीमेड होते हैं, डिजाइन होते हैं, तो ये आपका आंसर नहीं जा सकता। मैक्रो किसके लिए यूज करते हैं हम, रिकॉर्डिंग के लिए। मल्टीपल लेटर्स क्या होगा, नहीं, अगर आपने मल्टीपल लेटर्स, आपका ऑप्शन है ही नहीं वर्ड में ना राइटर में, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका, डी, तो आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट। अब इसने ये नहीं पूछा कि राइटर में चाहिए या कैल्क में चाहिए या इंप्रेस में चाहिए, आपको सभी को पता होना चाहिए सुपरस्क्रिप्ट कौन कौन से ऑफिस में अवेलेबल है, या राइटर में है या फिर इंप्रेस में है, कैल्क में है, ये सभी को पता होना चाहिए। जो हमारी सुपरस्क्रिप्ट है वो हमारा वर्ड में भी होता है, राइटर में भी होता है, एक्सेल में भी होता है, देन कैल्क में भी होता है। इन चारों के अंदर हमारा सुपरस्क्रिप्ट होता है। अब बात करते हैं सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। सुपरस्क्रिप्ट होता है जब आप कोई भी इक्वेशन लिखते हो, उसके ऊपर जो पावर लगाते हो, तो वो होता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट। जैसे मैंने यहाँ पर 10th लिखा, 10 के बाद मुझे ऊपर 10th का TH लगाना है, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगी, सुपरस्क्रिप्ट का, जिसकी शॉर्टकट की जाती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। पी का मतलब पावर। अगर इसके साथ सिमिलर एक और आती है हमारी सुपर के साथ, सबस्क्रिप्ट की, जो सब की बनती है वो जो बनती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। बी क्यों बनती है, उसके लिए हम बेस का यूज करते हैं। जैसे साइंस में हम लगाते हैं A2 या नीचे लगाते हो, या साइंस में आप लगाते हो H2O, तो ये क्या लगाया हमने, बेस। जैसे हम बाइनरी नंबर्स लेते हैं, बेस लगाते हैं नीचे, तो ये होता है हमारा बेस। तो इसकी शॉर्टकट की बनती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। तो ये दो क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी और सबस्क्रिप्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। तो करेक्ट आंसर जाएगा इसका, आप बताना मुझे, आंसर कमेंट करना ABCD। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम जूम इन राइटर। मैक्सिमम एंड मिनिमम जूम पेपर में आपने पढ़ना है डिफॉल्ट वाली चीजें, कि जहां डिफॉल्ट हो, जहां पर डिफॉल्ट होगा, मतलब जब आपने वो ओपन किया तब आपको क्या दिखाई दिया, वो आएंगे डिफॉल्ट वाले। अगर नॉर्मल पूछा जाए
तब आप चेंज भी कर सकते हो उसके अंदर। क्लियर है? तो वो चीजें आपको ध्यान देनी है। अब इसमें डिफॉल्ट वगैरह कुछ नहीं पूछा, उसने सिर्फ ये पूछा मैक्सिमम एंड मिनिमम जूम इन राइटर। देखो बेटा, इसमें राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों को साथ में क्लियर करूंगी मैं। एक आएगा राइटर, एक आएगा कैल्क, एक आएगा इम्प्रेस। ठीक है बेटा, राइटर में जो मिनिमम जूम जाता है वो जाता है हमारा 20% और मैक्सिमम जाएगा हमारा 600। एंड कैल्क में मिनिमम जूम जाता है 20%, सेम जाएगा, एंड मैक्सिमम जाएगा इसको 400। ठीक है, उसका इम्प्रेस का जाएगा मिनिमम हमारे पास जाएगा 5% और मैक्सिमम जाएगा 3000। तो ये क्वेश्चन आपके 6 क्वेश्चन इसके अंदर कवर अप होते हैं। तो इनमें से क्वेश्चन निकल के आ सकता है और आएगा भी। तो ये हमारा राइटर एंड कैल्क और इम्प्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? इसमें राइटर का पूछा तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 600 और 20 या 20 या 600 जो भी लिखा होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। और जो मैं ये आपको एग्जाम सीरीज हमारी जो स्टार्ट हुई है, जो 30 क्वेश्चंस जो मैं आपको एमसीक्यूज करा रही हूँ, आपने 30 क्वेश्चंस नहीं किए बेटा, इसके अंदर मैंने आपको 200 प्लस क्वेश्चंस आपको कवर कर दिया है। साथ साथ टॉपिक वाइज भी, साथ साथ जो चैप्टर्स वाइज भी निकल रहे हैं, सारे क्वेश्चंस मैं इसके अंदर आपके कवर अप कर रही हूँ। जब आपने ये क्वेश्चंस कर लिए 30 200, तो मतलब आपके एग्जाम में तैयारी बहुत अच्छे से है। तो ये आप अच्छे से समझ लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 29। क्या कहता है क्वेश्चन? शॉर्टकट की फॉर रूलर इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में रूलर की क्या शॉर्टकट की होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रूलर बार क्या होता है। जब आप राइटर ओपन करते हो, जो आपका एरिया आता है ब्लैंक एरिया, वहां पर ऊपर जो इंचेस में आपको दिखाई देता है वो क्या होता है? आपका रूलर, जहां पर आपको दिखाई देगा। ये होता है हमेशा रूलर बार टॉप पर या फिर लेफ्ट साइड पर। जो राइट साइड पर होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? हमारे स्क्रॉल बार। एक होगा हमारा वर्टिकल और एक होगा हमारा हॉरिजॉन्टल। नीचे यहाँ पर पेज जूम करने का साइज होता है। यहां पर जब आप देखोगे, जूम करोगे, आपका पेज का साइज अगर 100% से कम है तो आपको एक ही स्क्रॉल बार शो करेगा, ओनली वर्टिकल। अगर 100 से कम है तो, ठीक है, अगर 100 से ज्यादा है तो आपको शो करेगा दोनों, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल। तो आपको पता होना चाहिए रूलर बार की क्या शॉर्टकट की है। ये रूलर बार जो कि मार्जिन को सेट करने का काम करता है। यहां से हमारा इंडेंटेशन कितना है, हमारा यहां से इंडेंटेशन कितना है, हमारा लेफ्ट से मार्जिन कितना है, हमारा राइट से मार्जिन कितना है। तो इसकी शॉर्टकट की बनेगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, हमारी क्या बनेगी? शॉर्टकट की। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, डिफॉल्ट टेक्स्ट इन लिब्रियोफिस राइटर। बेटा मैंने पहले बताया था आपको कि डिफॉल्ट वाला जहां भी दिख जाए तो समझ लो जब राइटर आपका ओपन होता है तो आपको क्या विजिबल होता है, क्या दिखाई देता है? तो वो होता है हमारा बाय डिफॉल्ट। मैं यहाँ पर तीनों क्लियर करूंगी, राइटर के भी, कैल्क के भी और इम्प्रेस के भी। राइटर का हमारा जो फॉन्ट का साइज होता है बाय डिफॉल्ट वो जाता है लिबरेशन सेरिफ। ठीक है बेटा, इसका जाएगा लिबरेशन सेंस, इसका भी सेम जाएगा लिबरेशन सेंस। इसके बाद अगर फॉन्ट का साइज पूछे, यहां पर क्या है? फॉन्ट का नाम, डिफॉल्ट टेक्स्ट। अगर फॉन्ट का साइज पूछे, इसका जाएगा 12 पीटी, इसका जाएगा हमारा 10 पीटी और इसका जाएगा हमारा 18 पीटी। पीटी मतलब पॉइंट्स। क्लियर? अगर बाय डिफॉल्ट की बात करें तो 12, 10, 18। अगर मिनिमम पूछे फॉन्ट का साइज, मिनिमम 6, मैक्सिमम 96 जाएगा। मिनिमम 6, मैक्सिमम 96। दिखाई तो इतना देता है, जब ओपन करते हो आप कर सकते हो मिनिमम 6 तक और मैक्सिमम 96 तक। अगर ड्रॉप डाउन करते हो तब जाएगा ये 6 और 96, वहां पर आता है 6, 8, 10, 12 ऐसा आता है।
अगर आप कैपिटल ए से करते हो तो आपका मिनिमम फोल्ड का साइज जाएगा 2 और मैक्सिमम जाएगा 999.9 पीटी। या तो पेपर में आपको ये वाला देगा या तो पेपर में आपको 6 और 96 देगा। तो करेक्ट आंसर दोनों ही है। दोनों में से अगर आपका दोनों दिखाई देते हैं तो आप पहली प्रेफरेंस आपकी इसकी होगी, तो आप इस पर टिक करेंगे। अगर ये नहीं है तो ये तो है ही, फिर आप इस पर जाओगे। तो हमारे क्वेश्चंस हो गए आज 38 कंप्लीट क्वेश्चंस हो गए। एग्जाम सीरीज की फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। जो भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर आपसे पूछे हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करना। और इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया है 200 प्लस क्वेश्चन कवर अप किए हैं ताकि आपके एग्जाम में तैयारी अच्छे से हो जाए और आप देख सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम सीरीज में।